अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हो बेटा, हमने स्टेमिंग्स जो हैं वो कंप्लीट किए। अब रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज बेसिकली द गाइनोशियम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो आज जो है बेटा, आज हम गाइनोशियम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, आप बेटे जानते हो, आपको पता है जो गाइनोशियम होता है बेटा, इट इज बेसिकली एन एग्रीगेशन ऑफ कार्बल्स। ये तो आप सब जानते हो ना। तो हम लिखेंगे पहला पॉइंट, ये गाइनोशियम जो है बेटा, इट्स एन एग्रीगेशन ऑफ कार्बल्स। एग्रीगेशन ऑफ कार्बल्स या पिस्टल्स। That aggregation, that whorl is known as what? Gynoecium, with individual member as carpel, with individual member as pistil. उसके बाद अब बेटा पता है आपको, जैसे मैंने उस दिन बोला था, स्टेमिन इज द रिप्रोडक्टिव वर्ल। आपको पता है दो वर्ल्स में हमने इनको डिवाइड किया था, रिप्रोडक्टिव वर्ल्स और हेल्पिंग वर्ल्स। हेल्पिंग वर्ल्स में बेटा आपको याद होगा, उसमें हमने कैलिक्स करोला रखा था, और रिप्रोडक्टिव वर्ल्स में हमने एंड्रोशियम और गाइनोशियम रखे थे। एंड्रोशियम मैंने बोला था ये रिप्रोडक्टिव वर्ल तो है, बट इस रिप्रोडक्टिव वर्ल का काम है मेल गेमेट बनाना। तो वैसे ही बेटा गाइनोशियम जो है ये भी रिप्रोडक्टिव वर्ल है, बट इस रिप्रोडक्टिव वर्ल का काम है बेटा क्या बनाना? फीमेल गेमेट्स। तो हम लिखेंगे बेटा एक और पॉइंट, reproductive verb. It's a reproductive verb. Reproductive verb. Associated, इसका काम क्या होता है बेटे? Reproductive verb associated with the production of reproductive verb associated with the production of female gametes. Reproductive verb associated with the production of female gametes. उसके अलावा मैंने आपको बेटा बोला था, अगर आप इन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स का, एंड्रोशियम और गाइनोशियम का थोड़ा बहुत आप डेवलपमेंट देखेंगे, आपको पता चलेगा जिम्नोस्पर्म्स आप देखो, टेरिडोफाइट्स आप देखो, ब्रायोफाइट्स आप देखो, उनमें पहले लीव्स हुआ करते थे, और उन्हीं लीव्स ने जब स्पोर्स बनाने की जिम्मेदारी ली, एक ने बोला मैं मेल स्पोर बनाऊंगा माइक्रोस्पोर, एक ने बोला मैं फीमेल स्पोर बनाऊंगा मेगास्पोर। तो धीरे धीरे करके यही लीव्स जो है ये कन्वर्ट हो गई किसमें? इन्हीं रिप्रोडक्टिव वर्ल्स में। एक कन्वर्ट हो गया एंड्रोशियम में, एक कन्वर्ट होगा गाइनोशियम में। तो अगर बेटा आपको याद होगा, एंड्रोशियम के टाइम पे मैंने आपको बोला था, एक एंड्रोशियम जो है इट इज इक्विवेलेंट, इट इज एज गुड एज माइक्रोस्पोरोफिल। तो यहां गाइनोशियम में हम क्या लिखेंगे? गाइनोशियम नहीं, आई मस्ट से वन कार्पल, क्योंकि हम इंडिविजुअल पार्ट की, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हम एग्रीगेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर बेटा कार्पल देखेंगे, एक कार्पल किसके बराबर होता है? इट इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरोफिल। जरा मेरा बेटा यहां देखो, ये मेगास्पोरोफिल क्या होता है? मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर आपको पता है फीमेल स्पोर। अगर मैं माइक्रोस्पोर लिखता तब मैं बोलता मेल स्पोर, क्योंकि आपको पता है इन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी मेगा स्टैंड्स फॉर फीमेल, माइक्रो स्टैंड्स फॉर मेल। तो ये मैंने क्या लिखा यहां पे? कार्पल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरोफिल। फिल मींस लीफ, तो लिटरल मीनिंग क्या होगा? वो लीफ जिसका काम है मेगास्पोर बनाने का। तो याद रखना बेटा, जिम्नोस्पर्म्स देखो, टेरिडोफाइट्स देखो, ब्रायोफाइट्स देखो, वहां ये कार्पल जो है ये पहले एक जमाने में लीफ हुआ करता था, मगर उस लीफ ने कौन सी जिम्मेदारी ली? उसने जिम्मेदारी ली फीमेल स्पोर बनाने की, मेगास्पोर बनाने की। फिर धीरे 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 जो हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स है ना बेटे, एंजियोस्पर्म्स, उनमें आप देखोगे अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया कार्पल में। तो अगर आप देखेंगे कार्पल इज एज गुड एज मेगास्पोरोफिल, इट इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरोफिल। सिमिलरली वी कैन से this stamen is equivalent to what? Microsporophyll। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये तो पॉइंट्स आपको पहले से ही पता थे, एग्रीगेशन ऑफ कार्पल्स या पिस्टल्स। गाइनोशियम हो गया, गाइनोशियम इज अ वर्ल एंड इट्स इंडिविजुअल मेंबर इज कार्पल या पिस्टल। उसके बाद रिप्रोडक्टिव वर्ल है, हेल्पिंग वर्ल नहीं है, मगर वो वाला रिप्रोडक्टिव वर्ल है
हैं जिसका बेटे काम है क्या, फीमेल गैमीट बनाना। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बोला इट इज एज गुड एज मेगास्पोरोफिल, क्योंकि ये एक जमाने में लीफ हुआ करता था जो धीरे धीरे मॉडिफाई होकर अब कन्वर्ट हो गए किसमें, कार्पल में, जो एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो मेरे बेटे अगर आप एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक कार्पल का स्ट्रक्चर देखेंगे, we have basically this 3 parts of it। अगर आप एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक कार्पल देखेंगे ना बेटे, आपको ऐसा स्ट्रक्चर इसका मिलेगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे टोटल 3 चीजें आपको दिखाई दे रही। एक तो ये अपर मोस्ट पार्ट, दिस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज नोन एज स्टिग्मा। और बेटा ये elongated part, this elongated part is better known as style। Upper part is stigma, then there is this elongated part known as style। और ये जो basal swollen part है ना बेटा, this basal swollen part is known as ovary। और ovary के अंदर ही बेटे एक important structure होता है, और इस important structure को हम नाम देते हैं ovule। क्या नाम देते हैं बेटे इसका, ovule। So can I say बेटे a typical carpel has, अगर हम typical carpel की बात करेंगे, I must say a typical carpel is made up of 3 parts। कौन कौन सा पार्ट यहां आप देख सकते हो बेटे, एक इसमें आपको मिलेगा स्टिग्मा, शाबाश। और क्या होता है, मैंने आपको बोला ना 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ओवरी के ही अंदर वो इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसका नाम क्या है, ओव्यूल। तो अगर आप देखेंगे, मुझे बोलो कितने पार्ट्स का भी टोटल होगा, 3 होंगे। एक इसमें होगा स्टिग्मा, स्टिग्मा के अलावा इसमें होगा स्टाइल, और स्टाइल के अलावा आपको पता है इट कंटेन्स ओवरी। और ओवरी जो है, ओवरी में खुद क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी कंटेनिंग, शाबाश, कंटेनिंग ओव्यूल्स। किसी ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा और किसी में बहुत सारे होंगे। तो हम लिखेंगे टिपिकल कार्पल इज इक्वल टू स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, ओवरी होगा, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स। मगर जो फीमेल गैमीट है, एग जिसको आप बोलते हो, वो आपको इस ओव्यूल के अंदर मिलेगा, और ओव्यूल खुद आपको ओवरी के अंदर मिलेगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो इस कार्पल का होता है, इट इज बेटे द फर्टाइल पार्ट। सर मुझे बोलो, सिटेमिन में मैंने बोला था एंथर होता है फर्टाइल पार्ट, क्योंकि उसका काम होता है मेल गैमीट बनाना। तो ओवरी जो है ये कंस्टिट्यूट करता है फर्टाइल पार्ट ऑफ इट, दिस कंस्टिट्यूट्स द फर्टाइल पार्ट ऑफ दिस कार्पल, क्योंकि इसी में ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स के अंदर आपको एग या फीमेल गैमीट मिलेगा। और अगर बेटा ये 2 चीजें देखेंगे, इनका अपना एक काम है, वो तो हम आगे देखेंगे, बट इनका काम ये नहीं है एग बनाना, इनमें एग प्रेजेंट नहीं होगा, ये एग नहीं बनाते हैं, इनमें एग प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसलिए हम बोलेंगे दीज टू कंस्टिट्यूट व्हाट, स्टीराइल पार्ट्स। तो अगर हम बेटा देखेंगे, a typical carpel has basically 3 parts। It contains upper stigma, then this elongated style, then this basal swollen ovary containing ovules। Either there will be presence of 1 ovule, या इसमें बहुत सारे ovules हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है प्लांट कौन सा होगा। तो अगर आप देखेंगे ओवरी में चूंकि ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग है, फीमेल गैमीट है, तो ये फर्टाइल पार्ट हुआ। और ये 2 जो है, चूंकि ये फर्टाइल पार्ट्स नहीं है, ये ओवरी, इनमें ओव्यूल नहीं होगा, इनमें एग नहीं होता है, इनमें फीमेल गैमीट नहीं होगा, इनका कोई और काम होता है। दैट्स व्हाई दीस टू कंस्टिट्यूट बेसिकली व्हाट, स्टेराइल पार्ट्स ऑफ एन ओव्यूल। अब मुझे बोलो ये स्टिग्मा क्या है। स्टिग्मा मैंने आपको अभी बोला इट्स एन अपर मोस्ट पार्ट। स्टिग्मा जो है अभी डायग्राम में हमने देखा, ये अपर मोस्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है दिस इज स्टिग्मा। अब मुझे बेटा बोलो, अगर इसमें कोई ओव्यूल नहीं है, अगर स्टिग्मा फीमेल गैमेट नहीं बनाएगा, एग नहीं बनाएगा, फिर इसका काम क्या है? फिलहाल मैं आपको समझाता हूं बेटा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, इट इज अपर मोस्ट पार्ट, और यही वो जगह है जो एक्ट करता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पोलन ग्रेन जो है, जब डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंसीज उन पोलन ग्रेन्स को ले आएंगी। अगर आप देखेंगे ऐसे ही स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, दिस द स्टिग्मा।
एक तो अपर मोस्ट पार्ट है, ये तो हम जानते हैं, बट फंक्शन क्या है इसका बेटा? यही वो रीजन है, यही वो जगह है जब डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंसीज पोलन ग्रेन्स को ले आते हैं अपने साथ और पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं इसी स्टिग्मा पे। तो हम कह सकते हैं इट इज दैट प्लेस जहां पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। तो एक लाइन में अगर स्टिग्मा में लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अपर पार्ट which शाबाश acts as, very good, acts as landing platform, किसके लिए? which acts as landing platform, किन के लिए बेटे? शाबाश, for pollens. It is the upper part which acts as landing platform for pollens. अब मत इसने कोई एग बनाया, अब मत इसने कोई फीमेल गैमेट बनाया, इसमें मैंने आपको पहले ही बोला था इट्स बेसिकली व्हाट? द स्टेराइल पार्ट। हो गया एक पार्ट। फिर से मैं कह रहा हूं टिपिकल कार्पल की अगर आप बात करेंगे तीन चीजों का बना होगा: अपर स्टिग्मा, मिडल elongated स्टाइल, बेसल swollen ovary containing ovules, either one or many depending upon the plant species। उसके बाद मैंने कहा स्टिग्मा जो है, स्टाइल जो है, ये दो पार्ट स्टीराइल पार्ट्स हैं क्योंकि ये फीमेल गेमेट एग नहीं बनाते हैं। फीमेल गेमेट एग बनाएंगे या प्रेजेंट होगा किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर। इसलिए ओवरी कंस्टिट्यूट करता है क्या बेटा? फर्टाइल पार्ट। फिर मैंने बोला व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टिग्मा? सो आपने कहा इट्स द अपर मोस्ट पार्ट, इट एक्ट्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये वो रीजन कंस्टिट्यूट करता है जिसमें पोलन ग्रेन जो है वो बढ़ जाते हैं, वो इसी पे लैंड हो जाते हैं। अब उसके बाद दूसरा स्टीराइल पार्ट कौन है बेटा? इट इज स्टाइल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टाइल? स्टाइल जो है आपको पता है इट इज अ मिडल elongated पार्ट, बहुत बड़ा होता है। और बड़ा इसलिए होगा, मान लीजिए अगर ऐसे होता, फॉर एग्जाम्पल अगर अल्लाह ताला ने कार्पल ऐसे बनाया होता, स्टिग्मा के बाद डायरेक्ट ओवरी होती, कोई यहां पे स्टाइल नहीं होता, तो क्या होता? चांसेस ऑफ पॉलिनेशन कम हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता, अगर अल्लाह ताला ने दिस कार्पल को ऐसे बनाया होता, दिस इज ओवरी, दिस इज स्टिग्मा, तो ये स्टिग्मा बाहर ज्यादा एक्सपोज नहीं होता है। अब इस स्टिग्मा को बाहर ज्यादा एक्सपोज कौन करता है? जब इसके नीचे से एक बड़ा सा elongated स्टाइल प्रेजेंट होगा, ये स्टाइल इस स्टिग्मा को बाहर एक्सपोज करता है। एक्सपोज इसलिए करता है बाहर ताकि जो डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंसीज अपने साथ पोलन्स लाएंगे ना, उन पोलन्स को स्टिग्मा दिखे और वो इस पे चिपक जाए, वो या इस पे बैठ जाए। तो इसका काम होता है स्टिग्मा को एक्सपोज करना ताकि चांसेस ऑफ पॉलिनेशन जो है वो बढ़ जाए। तो टेल मी अब इस स्टाइल के बारे में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मिडल elongated पार्ट। शाबाश, मिडल elongated पार्ट। इसका काम क्या है? शाबाश, मैंने अभी बोला मिडल elongated पार्ट which exposes स्टिग्मा, which बेटे क्या? एक्सपोजेस स्टिग्मा, जो स्टिग्मा को एक्सपोज करता है, which exposes stigma and increases, क्या बढ़ा देता है? शाबाश, and increases the chances of pollination, and increases the chances of pollination। स्टिग्मा के बारे में बेटे क्या मैंने बोला? अपर पार्ट which acts as a landing platform for pollens। उसके बाद स्टाइल के बारे में क्या मैंने कहा? elongated part, middle part which exposes stigma and increases बेटे what? the chances of pollination, increase the chance of pollination। उसके बाद जो ये basal swollen part है, बेसल swollen part जिसको आप नाम देते हो ओवरी, ख्याल रखना बेटा इसके बारे में। जो फर्टाइल पार्ट है, जो अब इस कार्पल का लास्ट वाला पार्ट है, ये स्टिग्मा हुआ, ये स्टाइल हुआ, उसके बाद बेटा ये इसका बेसल swollen पार्ट है। इसी बेसल swollen पार्ट में मैंने आपको बोला इसमें प्रेजेंट होता है क्या? ओव्यूल। सो दिस इज द बेसल swollen ओवरी। हम लिखेंगे बेसल swollen ओवरी। ये इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है? ओव्यूल। या तो एक होगा या तो बहुत सारे होंगे। कहते हैं मैच्योरिटी के टाइम जब पॉलिनेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, डबल फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट होता है एंजियोस्पर्म्स में, आप देखेंगे एंड में ये ओवरी जो है, ओवरी मैच्योर होके कन्वर्ट होता है बेटा किसमें? फ्रूट में। ये मैच्योरिटी के टाइम किस में कन्वर्ट होगा? फ्रूट में। और जो ओव्यूल इसके अंदर प्रेजेंट था, ये मैच्योर होके अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में होता है? सीड में। तो हम बोल सकते हैं बेसल swollen ओवरी जो है इट मैच्योर्स इनटू फ्रूट, और इसके अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल मैच्योरिटी अटेन करने के बाद किस में कन्वर्ट होता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड।
ये जो है ये बेटा था गाइनोशन के बारे में। गाइनोशन के बारे में अगर हम मोटा मोटी देखेंगे, हमने क्या क्या बोला, मैंने बोला इट्स एन वर्ड, इट्स इंडिविजुअल मेंबर इज व्हाट, कार्पल या पिस्टन। तभी तो हमने पहला पॉइंट लिखा था इसमें, एग्रीगेशन ऑफ कार्पल्स या पिस्टन्स गाइनोशियम होता है। फिर उसके बाद क्या देखा, उसके बाद हमने कहा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इट्स अ रिप्रोडक्टिव वर्ब, वो वाला रिप्रोडक्टिव वर्ब जिसका काम होता है फीमेल गैमीट्स बनाना, एग बनाना। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, इसमें एक और पॉइंट हमने कहा कि लीव्स की मॉडिफिकेशन है, लीव्स से बना, इसलिए कार्पल जो है इट इज एज गुड एज व्हाट, मेगास्पोरोफिल। जैसे हमने उस टाइम बोला था दिस स्टेमिन इज एज गुड एज माइक्रोस्पोरोफिल। फिर उसके बाद हमने कई बात किसकी, एक टिपिकल कार्पल की, उसमें 3 पार्ट्स होंगे, अपर स्टिग्मा, मिडल इलोंगेटेड स्टाइल, बेसल स्वोलन ओवरी कंटेनिंग ओव्यूल्स। स्टिग्मा का मैंने आपको काम बोला बेटा, इट एक्ट्स एज अ लैंडिंग पेड फ्रॉम पोलन्स। फिर मैंने स्टाइल का काम बोला, इट एक्सपोजेस स्टिग्मा टू इंक्रीज द चांस ऑफ पॉलिनेशन। फिर बेसल स्वोलन ओवरी जो है वही सब कुछ होता है, वही फर्टाइल पार्ट है, उसी में ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट्स बेसिकली फीमेल गैमेट या एग। तो मैच्योरिटी के बाद आपको मैंने ये भी बोला, जो ओव्यूल है बेटा ये सीड में कन्वर्ट होगा, और जो ओवरी है, ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, फ्रूट। नाउ आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। आप जानते हो ओव्यूल्स पहली बार जिम्नोस्पर्म्स में बने, आपने 11th में पढ़ा होगा, जिम्नोस्पर्म्स के पास भी ओव्यूल्स होते हैं, और वो पहला ग्रुप होता है प्लांट्स का जिन्होंने अपने अंदर क्या बनाए, ओव्यूल्स। मगर हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर बोर्ड एग्जाम में आता है, जिम्नोस्पर्म का नहीं, एंजियोस्पर्म का। तो वहां क्वेश्चन होता है कभी कभी, ड्रा द लेबर डायग्राम ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा अब, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटे व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, मैंने एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला ओव्यूल जिम्नोस्पर्म्स में भी है। तो अगर ओव्यूल का आपको स्ट्रक्चर दिखाना है, किस वाले ओव्यूल का, जिम्नोस्पर्म का कि एंजियोस्पर्म का, इसलिए मैंने लिखा यहां पे क्या, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का अब हम बेटा जो है स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जो मेरा आप ख्याल रखिएगा, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बनाऊंगा आप भी बराबर यही ऑर्डर फॉलो कीजिएगा, तब जाके आपको याद रहेगा इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना कैसे है। तो बेटा अगर आप एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल को देखेंगे, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल अगर आप देखेंगे, ओव्यूल, ओवरी नहीं, ओवरी का स्ट्रक्चर हमें नहीं देखना है, क्योंकि ओवरी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज असल में ओव्यूल है, उसी ओव्यूल का हमें स्ट्रक्चर देखना है। इसलिए मैंने हेडिंग में लिखा भी, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर मेरे बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होता है इसका एम्ब्रियो सैक। शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओव्यूल की बात करेंगे, ओव्यूल में एक चीज होती है जिसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियो सैक, यही इंपॉर्टेंट है। और उस एम्ब्रियो सैक का बेटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सर ये क्या है, अभी हमें कुछ पता ही नहीं है, मैं आपको सारा बोलूंगा अभी, क्योंकि आगे जाके हमें यही चीजें तो पढ़नी है। फिलहाल मैंने आपको बेटा बोला, जो ओव्यूल होगा एंजियोस्पर्म्स का, इसका सेंट्रल पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट सेंट्रल पार्ट ऑफ इट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में बेटे आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। सर ये एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एम्ब्रियो सैक आपको ऐसा दिखेगा एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल में। ये जो है, इसमें पहली बात आप ख्याल रखिएगा, ये जो मैंने यहां पे स्ट्रक्चर बनाया, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत जगह काम आएगा। तो ओव्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है एम्ब्रियो सैक। पहली बात आप एडवांस में याद रखना, एम्ब्रियो सैक की हर एक सेल बेटा हैप्लॉइड होगी। ओव्यूल जो है, ओव्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक की हर एक सेल होगी हैप्लॉइड। बाकी ओव्यूल का जो भी कोई हिस्सा होगा वो डिप्लॉइड होगा। ये हमेशा आप याद रखना, जो ओव्यूल है उसका हर एक पार्ट है डिप्लॉइड एक्सेप्ट फॉर वन, दैट इज द सेंट्रल एम्ब्रियो सैक। इसकी हर एक सेल होती है क्या, हैप्लॉइड। और बेटे ख्याल रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। बस बेटा मेरी ओर आप ध्यान रखेंगे अच्छे से।
मैंने क्या कहा, टॉपिक कौन सा हम पढ़ रहे हैं? शाबाश, वेरी गुड। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। ओव्यूल जो एंजियोस्पर्म्स में होता है उसका हमें स्ट्रक्चर देखना है। क्या मैंने बोला उसके बारे में? मैंने कहा उसका सेंट्रल पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। उस सेंट्रल पार्ट को हम नाम देते हैं बेटे एम्ब्रियो सैक। Embryo sac is also known as female gametophyte. Remember this, in angiosperms, embryo sac is also known as female gametophyte. और female gametophyte या embryo sac, इसकी तमाम cells जो हैं, they are all what? Haploid. सर अब कौन कौन सी सेल इसमें प्रेजेंट है? ये भी तो हमें बताइए। ये वाली सेल और ये वाली सेल, इनको हम नाम देते हैं साइनर्जिड्स। These cells are known as synergids. Synergids एक नहीं है, दो, they are two in number, तो हम लिखेंगे two synergids। इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देते हैं एग, मगर एग एक है। synergids दो हैं, एग है एक। ये तीनों चीजें मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं एग apparatus। The structure is known as what? Egg apparatus। तो tell me, embryo sac of angiosperms is also known as female gametophyte। और फीमेल gametophyte की हर एक सेल हैप्लॉइड है। चाहे ये सिनर्जिड है, हैप्लॉइड हो, चाहे ये सिनर्जिड हो, हैप्लॉइड है, चाहे ये एग हो, हैप्लॉइड है। मगर टू सिनर्जिड्स एंड वन एग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट? एग apparatus। उसके अलावा दूसरे साइड से हमें सर तीन सेल्स और दिख रही है। इन तीन सेल्स को हम नाम देते हैं एंटीपोडल्स। These three cells are known as what? एंटीपोडल्स। और इसके अलावा अब मुझे बोलो, अगर आप एम्ब्रियो सैक में देखेंगे, एक तो आपने तीन एंटीपोडल्स देखे, दो सिनर्जिड्स देखे, एक एग देखा, इन दो तीनों को मिला के हमने बोला क्या? एग apparatus। अब मुझे बोलो, अगर बेटा मैं अब एग भी यहां से हटा रहा हूं, सिनर्जिड्स भी हटा रहा हूं, तीन एंटीपोडल्स भी हटा, अब आपको क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है अब एक बड़ी सी सेल, दिस द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। और इस बड़ी सी सेल के बीच में एक नहीं, मैंने दो न्यूक्लियस दिखाए, और इस सेल का हम नाम दे सकते हैं लार्ज सेंट्रल सेल containing how many nuclei? शाबाश, containing two polar nuclei। इनको हम सेंट्रल न्यूक्लियस भी बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और ये जो लार्ज सेंट्रल सेल है, इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या? टू पोलर न्यूक्लियस। नाउ टेल मी, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? सर सेंट्रल पार्ट। What's the name? It's embryo sac. It's also known as female gametophyte। अब मुझे बोलो किस किस चीज का बना होता है? सर एक साइड से हमने देखा दो सिनर्जिड्स हैं, एक एग है, तीनों मिला के बनाते हैं एग apparatus। सर सिनर्जिड्स भी हैप्लॉइड, सर एग जो है वो भी हैप्लॉइड। फिर उसके बाद दूसरे साइड से हमने देखा तीन सेल्स, उनको क्या नाम दिया? एंटीपोडल्स, तीनों के तीनों हैप्लॉइड। फिर उसके अलावा हमने क्या देखा? सर एक बड़ी सी सेल है जिसमें एक नहीं दो न्यूक्लियस होंगे, और उस सेल को हम नाम देते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये सिनर्जिड से भी बड़ी होती है, एग से भी बड़ी होती है, एंटीपोडल से भी बड़ी होती है, और इसी सबसे बड़ी सेंट्रल सेल में एक नहीं बल्कि दो पोलर न्यूक्लियस होंगे। अब मुझे बोलो टोटल सेल्स आपको कितने दिखी? अगर आप देखेंगे एम्ब्रियो सैक में टोटल सेल्स अब कितनी है? दो सिनर्जिड्स हैं, शाबाश, प्लस एक एग है, प्लस तीन एंटीपोडल्स हैं, प्लस वन लार्ज सेल कंटेनिंग टू पोलर न्यूक्लियस। तो सेल्स टोटल कितनी है? 3 4 5 6 7। तो टोटल इसमें सेल्स होंगी 7। जरा मुझे बोलो न्यूक्लियस कितने होंगे? दो सिनर्जिड्स के दो न्यूक्लियस, शाबाश, एक एग का एक न्यूक्लियस, तीन एंटीपोडल्स के तीन न्यूक्लियस, मगर एक सेंट्रल सेल का एक ही नहीं बल्कि इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। तो अगर आप न्यूक्लियस देखेंगे, न्यूक्लियस इसमें कितने होंगे? 8। Now tell me, what is the number of cells and number of nuclei present in an embryo sac? A typical angiospermic embryo sac contains 7 cells and 8 nuclei. That's why it's a 7-celled 8 nucleate structure। आपके नीट में कभी कभी पूछा जाता है, this embryo sac is a 7-celled 8 nucleate structure। तो बेटा फिर से मुझे बोलो एक बार, एम्ब्रियो सैक ओव्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंजियोस्पर्म्स में, इट्स आल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें टोटल सेल 7 है, टोटल न्यूक्लियस 8 है, मगर हर एक सेल इसमें हैप्लॉइड है। इसकी सबसे बड़ी सेल होती है लार्ज सेंट्रल सेल, जिसमें एक नहीं दो पोलर या सेंट्रल न्यूक्लियस होते हैं। अब फिर से इसका स्ट्रक्चर हम यहां पे बनाएंगे। अब आपको नाम पता है, ख्याल रखिएगा बेटा, ये एम्ब्रियो सैक मैंने बनाया, ये दो सिनर्जिड्स, इस सिनर्जिड का अपना न्यूक्लियस, इसका अपना न्यूक्लियस,
ये एग थोड़ा बहुत इसको मोटा बनाएंगे ताकि सिनर्जी से इसको हम डिफरेंशिएट कर पाए। इसका अपना न्यूक्लियस। यहाँ इस वाले साइड से 3 सेल्स, इनको एंटीपोडल्स बोलते हैं। और ये जो बड़ी सी सेल है इसमें एक नहीं, इसमें 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे। द स्ट्रक्चर फॉर्मेट हियर इज व्हाट? एम्ब्रियो सेल, फीमेल गैमेटोफाइट। हर एक सेल एन, ये भी 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 एन, और ये बड़ी सी सेंट्रल सेल भी एन हैप्लॉइड है। अब इनिशियल स्टेज में, डेवलपिंग स्टेज में इस एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देने की जिम्मेदारी बेटे एक न्यूट्रिटिव टिश्यू की होती है। अगर आप देखेंगे बेटे, इस एम्ब्रियो सैक के बाहर मैंने एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाया। इस न्यूट्रिटिव टिश्यू का क्या काम होता है? सर, इस न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम होता है जब ये एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा होता है, जब ये बन रहा होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट, इसको नरिशमेंट देना है, इसको खाना देना है। वो खाना देना, वो नरिशमेंट देना, वो जिम्मेदारी होती है एक न्यूट्रिटिव टिश्यू की। और वो न्यूट्रिटिव टिश्यू मैंने इसके बाहर से बनाया। इस न्यूट्रिटिव टिश्यू का नाम है न्यूसिलस। क्या नाम है इसका? न्यूसिलस। क्योंकि न्यूसिलस एम्ब्रियो सैक में नहीं आता है, ये एम्ब्रियो सैक के बाहर है। मैंने आपको बोला खाली एम्ब्रियो सैक की सेल्स हैप्लॉइड है, उसके बगैर तमाम सेल्स डिप्लॉइड है। तो न्यूसिलस की सेल्स क्या होती है? डिप्लॉइड। तो मुझे बोलो, एम्ब्रियो सैक के बाद बेटे दूसरा हमने इस ओव्यूल में कौन सा स्ट्रक्चर देखा? सर, उसके बाद हमने न्यूसिलस देखा। न्यूसिलस क्या होता है? सर, इट्स अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। इसका काम क्या होता है? इट इज मेंट टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। फिर उसके बाद बेटे अगर आप इस न्यूसिलस को देखोगे, न्यूसिलस के बाहर से बेटे आपको 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स मिलेंगी। ऐसे ये हो गई एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, इसके बाहर से मेरे बेटे ऐसे एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, ये होगी एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग। मगर बेटा ख्याल रखना, ये 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जो मैंने इस न्यूसिलस के बाहर से बनाई है, ये कंप्लीट नहीं है। अगर ये कंप्लीट होती तो यहां ये एक दूसरे को टच करते। मैंने इनको टच नहीं कराया, मैंने इनको थोड़ा बहुत डिस्टेंस पे रखा, क्योंकि ये कवरिंग्स जो है दे आर इनकम्प्लीटली ओवरलैपिंग, ये कंप्लीटली उसको ओवरलैप नहीं करते हैं। जब इन्होंने कंप्लीटली ओवरलैप नहीं किया, ये जो मैंने बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बनाए, 2 कवर्स से बनाए जो इस सारे एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करते हैं, इनको हम बेटे नाम देते हैं इंटिगमेंट्स। क्या नाम देते हैं बेटे? इंटिगमेंट्स। और इंटिगमेंट्स में से एक होगा आउटर इंटिगमेंट बाहर वाला, एक होगा इनर इंटिगमेंट। बट ख्याल रखना बेटा, ये इंटिगमेंट्स इस एम्ब्रियो सैक को पूरा कवर नहीं करते हैं, एक साइड से ही इनकम्प्लीटली इसको ओवरलैप करते हैं और वहां पे एक छोटा सा रीजन बन जाता है खुद ब खुद इनके इनकम्प्लीट ओवरलैपिंग से, और उसी रीजन को हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल। दैट रीजन इज नोन एज व्हाट? माइक्रोपाइल। सर, मुझे बोलो माइक्रोपाइल क्या होता है? Sir, due to the incomplete overlapping of these protective coverings, integments, that's outer and inner integument, there is formation of a minute pore towards one side of this embryo cell. That pore is known as what? Micropyle. ये हो गया माइक्रोपाइल। तो अभी तक अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या क्या हमने देखा? दिस इज एम्ब्रियो सैक, these are 2 synergids, this is egg, 3 antipodals, 1 large cell containing 2 polar nuclei, तमाम सेल्स एम्ब्रियो सैक की हैप्लॉइड। फिर बाहर से न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसकी जिम्मेदारी है इसको नरिशमेंट देने की, दैट इज न्यूसिलस। और न्यूसिलस के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, these are known as integments, one is outer and other is inner, and due to their incomplete overlapping there is formation of a minute pore towards the top known as micropyle. अब ये ओव्यूल जो है बेटा, ये ऐसे ओवरी के अंदर होगा। ये मैंने बाहर से ओवरी बनाया, दिस इज द ओवरी। अब स्ट्रक्चर ऐसे देखिए, आपको याद आएगा, ये ऐसे स्ट्रक्चर है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, यहाँ ये ओव्यूल है, ओव्यूल ऐसे प्रेजेंट है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने यहाँ डिटेल में बनाया। मगर बेटा एक स्टॉक होगा, टेल होगी, जो बेटे इस ओव्यूल को ओवरी वॉल से ऐसे कनेक्ट करती है। ये जो मैंने यहां पे ये टेल बनाई ना, जो ओवरऑल ओव्यूल को किसके साथ कनेक्ट करती है? ओवरी वॉल के साथ। दिस इज नोन एज फ्यूनिक्यूलस। दिस इज नोन एज व्हाट? फ्यूनिक्यूलस। फ्यूनिकल बोलिए या फ्यूनिक्यूलस बोलिए। फ्यूनिकल या फ्यूनिक्यूलस क्या होता है? फ्यूनिकल भी बोलते हैं, फ्यूनिक्यूलस भी बोलते हैं। ये क्या होता है? इट्स अ स्टॉक जो ओव्यूल को किसके साथ कनेक्ट करता है? ओवरी वॉल के साथ। और खुद ब खुद यहां एक टिश्यू होता है, देयर इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू ओवर हियर,
ओवरी वॉल के नीचे यहाँ पे एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जिसका नाम प्लेसेंटा है, और उसी प्लेसेंटा से फ्यूनिकल अराइज होता है, और इसी फ्यूनिकल के साथ आगे ओव्यूल बॉडी होगी। अब ये फ्यूनिकल इस ओव्यूल बॉडी को अटैच करता है किसके साथ? ओवरी वॉल के साथ। और ये जो रीजन है ना, यहाँ ये वाला रीजन जहां ओव्यूल बॉडी और फ्यूनिकल एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, इस रीजन को बेटा हम नाम देते हैं हिलम। दिस रीजन इज नोन एज हिलम। अब आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा। मैंने बोला सबसे पहले सेंट्रल पार्ट जो है इट इज एम्ब्रियो सैक। It is 7-celled, 8-nucleate structure. It contains 1 egg apparatus, that is 2 synergids, 1 egg, 3 antipodals, 1 large central cell containing 2 polar nuclei. Then there is this outer nutritive tissue. This nutritive tissue is known as nucellus. Nucellus के बाहर से 2 protective coverings, integuments, 1 inner integument, 1 outer integument. और integuments जो कि incompletely overlap करते हैं, there is formation of a minute pore known as what? Micropyle. फिर उसके बाद ओव्यूल को ओवरी वॉल के साथ कनेक्ट करता है एक स्टॉक, टेल। दैट स्टॉक इज नोन एज व्हाट? फ्यूनिकल। और ये फ्यूनिकल जिस जगह से अराइज होता है उस रीजन को हम नाम देते हैं प्लेसेंटल टिश्यू। फिर मैंने कहा वो रीजन जहां फ्यूनिकल और ओव्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं उसको हम नाम देते हैं बेटे क्या? हिलम। अब ये वाला रीजन इस माइक्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट रीजन, जहां न्यूसेलस, जहां हिलम, जहां फ्यूनिकल, जहां इंटिगमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं या अराइज होंगे, इस रीजन को हम नाम देते हैं क्लाजा। तो अब हम लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग जब हम करेंगे तो आपको समझ आया होगा, यहां से आप ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप लेबलिंग करेंगे, लेबलिंग में सबसे पहले ये होगा, दिस इज बेटे आउटर इंटिगमेंट। शाबाश, दिस इज आउटर इंटिगमेंट। ये वाला क्या होगा बेटा? दिस इज इनर इंटिगमेंट। शाबाश, वो था आउटर इंटिगमेंट, दिस इज inner integument. What is the spore known as, which is formed due to incomplete overlapping of integuments? It's known as micropyle. उसके बाद अंदर जाके ये रीजन क्या होगा? This is embryo sac, also known as, शाबाश, क्या इसका एक और नाम है? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। ख्याल रखना इसके सेल्स हैप्लॉइड होंगी, बाकी तमाम सेल्स डिप्लॉइड होंगी ओव्यूल में। और इसमें आपको पता है इसमें क्या क्या आएगा? शाबाश, इट कंटेन्स 2 synergids, शाबाश, 1 egg, शाबाश, प्लस 3 antipodals। और इसके अलावा क्या होगा? 1 large central cell with उसमें क्या होंगे? 2 polar nuclei। पोलर न्यूक्ली हम कभी कभी इसको सेंट्रल न्यूक्ली भी नाम देते हैं, विद 2 polar nuclei या सेंट्रल न्यूक्ली। एम्ब्रियो सैक इज आल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें क्या क्या आएगा? 2 synergids, 1 egg, तीनों मिला के एग एपरेट्स बनाएंगे, 3 antipodals, 1 large central cell containing 2 polar nuclei। उसके बाद मुझे बोलिए बेटा, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर नीचे प्लेसेंटल टिश्यू है और प्लेसेंटल टिश्यू से अराइज होता है क्या? फ्यूनिकल। तो हम यहां लिखेंगे दिस स्टॉक और हियर इज नोन एज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, जहां फ्यूनिकल और ओव्यूल बॉडी एक दूसरे के साथ मर्ज होती है, दैट रीजन इज नोन एज हिलम। व्हाट्स हिलम? द रीजन वेयर फ्यूनिकल मर्ज या कंबाइंस विद व्हाट? ओव्यूल बॉडी। और माइक्रोपाइल का जो अपोजिट रीजन है, ये वाला माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में ये रीजन जो है, जहां हिलम है, जहां फ्यूनिकल है, जहां इंटिगमेंट्स हैं, जहां न्यूसेलस एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, इस रीजन को हम नाम देते हैं क्या? क्लाजा। दिस रीजन इज नोन एज क्लाजा। इसीलिए कभी कभी इस साइड को हम नाम देते हैं क्लाजल साइड या क्लाजल एंड, इस वाले एंड को हम नाम देते हैं माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर साइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। पहले हमने क्या देखा? शाबाश, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक 7-celled, 8-nucleate। 7 सेल्स कैसे इसमें आ गई? 2 synergids, 1 egg, 1 large central cell containing 2 polar nuclei and 3 antipodals. It is surrounded by this nutritive tissue which is meant to provide nourishment, known as nucellus. इसका नाम लिखना हम भूल गए थे। This nutritive tissue is known as nucellus.
उसके बाद इट्स एक्सटर्नली कवर्ड बाय टू प्रोडक्टिव कवरिंग्स, वन आउटर इंटीग्मेंट वन इनर इंटीग्मेंट। ये आउटर इंटीग्मेंट ये इनर इंटीग्मेंट ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करेंगे, इनकम्प्लीटली करेंगे। बिकॉज ऑफ देयर इनकम्प्लीट ओवरलैपिंग देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ पोर नोन एज माइक्रोपाइल। द एंड अपोजिट टू माइक्रोपाइल इज नोन एज क्लाजा। ये क्लाजा टेक्निकली क्या होता है, वो रीजन जहां न्यूसिलस, जहां इंटीग्मेंट, जहां फ्यूनिकल, जहां हिलम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। और ये ओव्यूल जो है इसका स्टॉक कहलाता है फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल इस ओव्यूल बॉडी को ओवरी वॉल के साथ कनेक्ट करता है और खुद अराइज होगा एक रीजन से, जिस रीजन को हम नाम देते हैं प्लेसेंटा या प्लेसेंटल टिश्यू। दिस रीजन इज नोन एज व्हाट, प्लेसेंटल टिश्यू। तो प्लेसेंटल टिश्यू से फ्यूनिकल बना, और फ्यूनिकल के टॉप पे आगे आपने देखा क्या, देयर इज दिस ओव्यूल बॉडी। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। अब इस ओव्यूल के बारे में जो है कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे यहाँ पे। पहले आप इसका स्ट्रक्चर डिटेल में बनाइए, स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसके बारे में जो है कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे। देखिए बेटे, जो आपने अभी तक इसमें पॉइंट्स पढ़े ना, जो मैंने आपको अभी समझाया वही मैंने अब यहाँ पे पेन डाउन किया। पहली बात मैंने आपको बोला, ख्याल रखना, जब भी आप रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी देखेंगे, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में जहां माइक्रो यूज होता है ना, वर्ड माइक्रो मींस मेल, जहां वर्ड बेटा यूज होगा मेगा, मेगा मींस फीमेल। अब ख्याल रखना, जैसे हमने उस टाइम पढ़ा था एंथर के अंदर जो स्पेस होता है, उस स्पेस को हमने नाम दिया था माइक्रोस्पोरेंजियम। अब वही स्पेस प्रेजेंट है मगर इस बार फीमेल पार्ट में। अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम उसको नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि फीमेल है। फिर से, माइक्रो इन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी स्टैंड्स फॉर मेल, मेगा टू फीमेल। और जो मैंने उस दिन स्टेमिन में आपको बोला था, जो एंथर के अंदर स्पेस है, उस स्पेस का हमने नाम दिया था माइक्रोस्पोरेंजियम। इस बार क्योंकि फीमेल पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, उस फीमेल पार्ट के अंदर जो स्पेस होगा था, फिर उन्होंने माइक्रो के उसको बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम। और वो मेगास्पोरेंजियम, वो स्पेस क्या होता है, वो असल में ओव्यूल ही होता है। वो स्पेस असल में क्या है, वो ये ओव्यूल ही है। अगर ये आपको पता है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, और उसके बाद से ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। वो जो स्पेस है जो वहां एंथर में थी, यहां फीमेल पार्ट में वो स्पेस असल में ओव्यूल होता है। इसलिए ओव्यूल को कभी कभी हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। बट चूंकि इस मेगास्पोरेंजियम के बाहर कवरिंग्स हैं, इंटीग्मेंट्स हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे इंटीग्मेंटेड मेगास्पोरेंजियम। देखिए मैंने क्या लिखा, ओव्यूल इज एन इंटीग्मेंटेड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम आप समझ ही गए होंगे, ये वो स्पेस है जो मेल पार्ट में नहीं फीमेल पार्ट में प्रेजेंट है। अगर मेल पार्ट में होता हम माइक्रोस्पोरेंजियम आपने लिखा होता तब यहाँ। अब चूंकि फीमेल पार्ट है, दैट्स व्हाई आई रोट और हियर क्या, इंटीग्मेंटेड मेगास्पोरेंजियम। और इंटीग्मेंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके बाहर से प्रोडक्टिव कवरिंग्स हैं जिनको हम इंटीग्मेंट्स बोलते हैं। तो याद रखना, ओव्यूल इज समटाइम्स आल्सो नोन एज इंटीग्मेंट मेगास्पोरेंजियम। जो फर्टिलाइजेशन के बाद, जो मैच्योरिटी अटेन करने के बाद किस में कन्वर्ट होगा, सीड में। अभी आपने बोला इसका स्टॉक जो इसको ओवरी वॉल के साथ कनेक्ट करता है, दैट स्टॉक इज नोन एज फ्यूनिकल। स्टॉक ऑफ एन ओव्यूल इज फ्यूनिकल। ऊपर से ये स्टॉक इसको ओव्यूल बॉडी के साथ कनेक्ट करता है, नीचे से इसको कनेक्ट करता है क्या, ओवरी वॉल के साथ। तो हमने लिखा फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू ओवरी वॉल, मगर ओवरी वॉल और फ्यूनिकल के बीच में कहां से अराइज होगा, जो मैंने इससे पहले डायग्राम में दिखाया था, यहां पे एक प्लेसेंटल टिश्यू होता है। मैं यहां पे ऐसे दिखाऊंगा, इसको हम रब करते हैं, ख्याल रखिएगा बेटा। यहां पे मैंने बोला ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये है ओवरी। ओवरी के अंदर जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम। आज जो कि इसके बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है ना, इंटीग्मेंट्स, इसलिए ओव्यूल को कभी कभी बोलते हैं इंटीग्मेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ये इसका स्टॉक है, स्टॉक को फ्यूनिकल बोलेंगे। फ्यूनिकल नीचे ओवरी वॉल के साथ कनेक्ट है, मगर इसको कनेक्ट करेगा यहाँ पे प्लेसेंटा। वही मैंने लिखा, फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू ओवरी वॉल बाय प्लेसेंटा। और ऊपर से इसी फ्यूनिकल को ओव्यूल बॉडी के साथ अटैच करेगा क्या, हिलम। फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू ओव्यूल बॉडी बाय हिलम। तो अगर आप फ्यूनिकल देखेंगे, ये फ्यूनिकल है, ऊपर से ओव्यूल बॉडी के साथ अटैच होगा, मगर ऊपर से अटैच करेगा इसको हिलम, नीचे से ओवरी वॉल के साथ अटैच होगा, मगर अटैच को करेगा कौन, प्लेसेंटा। तो ये फ्यूनिकुलस है, नीचे ओवरी वॉल से अटैच होगा बाय मींस ऑफ प्लेसेंटा,
ऊपर ओव्यूल बॉडी के साथ अटैच होगा बाय मींस ऑफ हिलम, और इसके बाहर से प्रेजेंट होंगी दो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। शाबाश। अब मुझे बोलो वो कवरिंग्स जो बाहर से हैं वो कंटिन्यूअस हैं कि डिसकंटिन्यूअस? सिंस कवरिंग्स आर डिसकंटिन्यूअस, दैट्स व्हाई देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर, दैट पोर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? माइक्रोपाइल। तो हम इसमें एक और पॉइंट ये लिखेंगे, आउटर एंड इनर इंटीग्मेंट्स आर, आउटर एंड इनर इंटीग्मेंट्स आर discontinuous, and thus there is formation of a minute pore-like structure, known as micropyle, जिसको आप नाम देते हो बेटे क्या? माइक्रोपाइल। Thus there is formation of a minute structure, pore-like structure known as micropyle। शाबाश। उसके बाद जरा मुझे बोलो ये वाला रीजन। शाबाश। ये एम्ब्रियो सैक है बीच में, एम्ब्रियो सैक, और ये कोई रीजन है, ये है इनर इंटीग्मेंट। अब मुझे बोलो इनर इंटीग्मेंट और एम्ब्रियो सैक के बीच में ये वाला रीजन जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये ना वही न्यूक्लियर टिश्यू जिसका काम है एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देना, दिस रीजन इज नोन एज न्यूसिलस। तो हम एक और पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, रीजन शाबाश बिटवीन इनर इंटीग्मेंट एंड शाबाश एम्ब्रियो सैक इज न्यूसिलस। इसका काम क्या है? एंड इज मेंट टू, इसका काम क्या होता है? मेंट टू प्रोवाइड नरिशमेंट। किसको? एंड इज मेंट टू प्रोवाइड नरिशमेंट, एंड इज मेंट टू प्रोवाइड नरिशमेंट किसको? शाबाश, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, and is meant to provide nourishment to the developing embryo sac। डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक जो बीच में है इसको नरिशमेंट देने की जिम्मेदारी किसकी होती है बेटे? इसी न्यूट्रिटिव टिश्यू की, जिसका हम नाम देते हैं क्या? न्यूसिलस। उसके बाद मुझे बोलो माइक्रोपाइल का जो अपोजिट एंड है, जहां जहां फ्यूनिक्यूलस, हिलम, न्यूसिलस इंटीग्मेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं उसको हम नाम देते हैं क्या? प्लाजा। तो हम अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट at which इंटीग्मेंट्स शाबाश फ्यूनिकल, हिलम, न्यूसिलस merge is claza। उस रीजन को बेटे हम नाम देते हैं क्या? क्लाजा। दैट रीजन इज नोन एज क्लाजा। उसके बाद अब इसमें नीट पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है। अब बचा इसमें खाली एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बारे में फिर से एक बार बोल रहा हूं, इसके तमाम सेल्स हैप्लॉइड हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। तो मैं लिखूंगा एम्ब्रियो सैक / फीमेल गैमेटोफाइट। मुझे बोलिए इसमें क्या क्या है? शाबाश। 2 synergids, 1 egg। ये दोनों तीनों जब जुड़ जाएंगे इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एग एपैरेटस, प्लस 3 एंटीपोडल्स, प्लस 1 large central cell, 1 large central cell। इसमें क्या होता है? कंटेनिंग 2 पोलर या सेंट्रल न्यूक्ली। शाबाश। एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट इज इक्वल 2 synergids, 1 egg, these 3 constitute egg apparatus, 3 antipodals, 1 large central cell containing 2 polar nuclei। और इसके अलावा
इसमें आपको एक और चीज पता है, एम्ब्रियो सैक इज इक्वल 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर। और इसकी सबसे बड़ी सेल, नीट में क्वेश्चन भी आता है, सबसे बड़ी सेल इसकी सेंट्रल सेल ही होती है। वो एग से भी बड़ी है, एंटीपोडल से भी बड़ी है और सिनर्जिड से भी बड़ी है। क्या लिखा आपने? एम्ब्रियो सैक इज इक्वल 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर। उसके बाद सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। is the largest cell of embryo sac। अब ना मुझे एक चीज बोलो आप, शाबाश, अगर आपने मैंगो खाया होगा, मैंगो खाते टाइम जब आप मैंगो खाते हो, मैंगो के अंदर बेटा आपने देखा होगा इसमें सीड्स बहुत सारे नहीं, इसमें सीड एक ही होता है एंड में। जब आप मैंगो खाते हैं आप एंड में देखते हैं अंदर जाके इसमें सीड प्रेजेंट एक होगा। सीड आपको पता है, सीड जो है ये कब बनता है? ओव्यूल से बनता है। ओव्यूल जब मैच्योर होगा, ओव्यूल मैच्योरिटी अटेन करने के बाद किसमें कन्वर्ट होगा? सीड में। इसका मतलब मैंगो के अंदर एक सीड इसलिए था क्योंकि इसमें एक ओव्यूल था। जब ओव्यूल ही एक था तो सीड भी एक ही बनेगा। अब अगर आप ऐसे देखेंगे ऑर्किड्स, ऑर्किड्स के अंदर आपको बहुत सारे सीड्स मिलेंगे। वो बहुत सारे सीड्स मतलब वो बने होंगे बहुत सारे ओव्यूल से। इसका मतलब कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा तो एंड में आपको एक ही सीड मिलेगा, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी ओवरी में आपको बहुत सारे ओव्यूल्स मिलेंगे तो तभी जाके एंड में सीड्स भी होंगे बेटे, क्या बहुत सारे। तो अगर हम लिखेंगे यहां पे व्हीट हो, मैंगो हो, राइस हो, इनमें क्या होगा? सिंगल ओव्यूल इनसाइड ओवरी। ओवरी के अंदर आपको इन प्लांट्स में एक ही ओव्यूल मिलेगा, तभी तो एंड में एक ही सीड ये बना पाते हैं, एक एक सीड। अगर आप देखेंगे इसके बरक्स पपाया, आपने देखा होगा उसके अंदर ब्लैक कलर के बहुत सारे सीड्स होते हैं। वाटरमेलन, इसके अंदर भी आपने बहुत सारे सीड्स देखे होंगे क्योंकि इनमें क्या होगा? इनमें होंगे मल्टीपल ओव्यूल्स इनसाइड व्हाट? इनसाइड ओवरी। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, जो कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो डायग्राम आप लेबल करके बनाना और उसके बाद डायग्राम के बाद नीचे ये 7-8 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया।